हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो पहला मैंने वीडियो डाला था उसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है अलॉन्ग विद द आंसर्स। मैंने एक साथ कंपाइल करके आपको वीडियो लाने को कहा था, लेकिन चूंकि टाइम टेकिंग बहुत हो जाएगा और एक साथ इतना लोड आप वहाँ पे उसको प्रिसाइसली नहीं देख पाएंगे, तो धीरे धीरे चीज़ें कंप्लीट कर देते हैं। क्योंकि नॉन टेक का मॉक टेस्ट बनाने में कुछ समय लगेगा, 25 तक आ पाएगा ये मॉक टेस्ट। हमने इसमें गवर्नमेंट सीम्स ऑफ एमपी, डेट के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन, इन चीज़ों को ऑलरेडी शामिल कर रखा है। और भी जो चीज़ें नॉन टेक में आपको लगती हों उनको इंक्लूड करके न केवल आपका टेस्ट हो जाएगा प्रिपरेशन लेवल, बल्कि प्रिपरेशन लेवल कंप्लीट भी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें छूटी वो इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बात हो गई नॉन टेक से रिलेटेड। टेक्निकल से रिलेटेड ये हो गई कि इन्वायरमेंटल की पीडीएफ इसके नीचे है, डाउनलोड कर लीजिए। जियो टेक की पीडीएफ नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाएगी अलॉन्ग विद द आंसर्स। चलिए शुरू करते हैं। जियो टेक का ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे एमपीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। जो लोग यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गेट के टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस और कुछ अदर क्वेश्चंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने शामिल किए। पहला क्वेश्चन है कंसिस्टेंसी इंडेक्स फॉर ए क्लेई सॉइल, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिक इंडेक्स होता है। अगर यहीं पे बात लिक्विडिटी इंडेक्स की पूछी जाए तो IC प्लस IL 1 होता है। IC पता है तो IL आप इजीली निकाल लेंगे। दैट विल बी आई थिंक W माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। खैर, और अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स से रिलेटेड और कुछ पूछा जा सकता है तो आपको वो वैल्यू दे देंगे कि 0.50 से 0.75 बताइए टाइप ऑफ सॉइल क्या होगी, स्टिफ होगी, वेरी स्टिफ होगी। तो याद रखिए कि 0 से 0.25 के बीच वेरी सॉफ्ट होता है, 0.25 से 0.50 तक सॉफ्ट, फिर 0.50 से 0.75 स्टिफ, फिर उसके बाद वेरी स्टिफ। तो ये चीज़ याद रखिए। 0 से 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस देन 0 में लिक्विड कंडीशन आ जाएगी और ग्रेटर देन 1 में हार्ड कंडीशन आ जाएगी, सॉलिड जोन में चला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू, ये श्रिंकेज रेशियो को डिफाइन करता है। ये ESE और गेट दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। वैसे श्रिंकेज रेशियो की डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो V1 माइनस V2 अपॉन VD अपॉन W1 माइनस W2 होता है, और ये फार्मूला आपको तो याद ही होगा। इसके अलावा एक फार्मूले का यूज होता है 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन G बराबर, ये WS यहाँ श्रिंकेज लिमिट को डिनोट करता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये फार्मूला यूज हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट इट विल शो। श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड कर देंगे तो उसमें तो पानी बचेगा नहीं, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, नो वॉल्यूम चेंज। ये गेट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट इट विल शो नो वॉल्यूम चेंज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। द वैल्यूज ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर सॉइल्स हैविंग कॉमन जियोलॉजिकल ओरिजिन इन ए रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी यूजली डिफाइन। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है, लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट होता है, प्लास्टिक लिक्विड लिमिट बढ़ाएंगे तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स बढ़ेगा। तो वो एक तरीके की स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये तो क्लियर हो गया लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक इंडेक्स का जो आपस में रिलेशन है उसके हिसाब से। अब ये स्ट्रेट लाइन तो जोन तो होगा नहीं, पॉइंट्स होंगे नहीं, एनीवेयर तो हो नहीं सकते चूंकि एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। परपेंडिकुलर तो कभी हो ही नहीं सकती है ए लाइन के कोई स्ट्रेट लाइन, केवल एक ऑप्शन बचा पैरेलल टू ए लाइन। वैसे भी अगर आप देखें वो कोडल प्रिविजन से जो फार्मूला होता है IP बराबर 0.73 WL माइनस 20, वो खुद में प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। तो ये ऑटोमेटिकली द पॉइंट्स दैट विल बी ड्रॉन ऑन ए स्ट्रेट लाइन विल बी पैरेलल टू द ए लाइन, ऑब्वियस सी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। द सॉइल मोस्ट सस्पेक्टेबल टू लिक्विफैक्शन आर saturated dense sand, saturated fine and medium sand of uniform particle size, saturated clays of uniform size, saturated gravels and cobbles। ये क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है along phreatic line in a earth dam the total head is constant but not zero, no। the total head is everywhere zero, no। the pressure head is everywhere zero, phreatic line के along pressure head is everywhere zero, करेक्ट ऑप्शन C पार्ट होगा। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिलेशन बिटवीन डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। देखिए, जो सीपेज वेलोसिटी होती है वो डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी होती है। पोरोसिटी की वैल्यू 0 से 1 लाई करती है। तो अगर आप यहाँ 0 से 1 या कुछ भी 1 से छोटा रखेंगे तो ओवरऑल ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो VS की वैल्यू V से हमेशा बड़ी ही आएगी। तो VS की वैल्यू V से हमेशा बड़ी ही आएगी। अब ऑप्शन यहाँ सर्च करिए आप, सीपेज वेलोसिटी VS की वैल्यू हमेशा V से बड़ी होगी, कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, सीपेज वेलोसिटी कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी। सेम ऑप्शन लिख गए हैं B और C, कुछ वहाँ पे गड़बड़ होगा। कैन बी स्मॉलर देन B ऑप्शन हो सकता है, तो या कैन बी ग्रेटर देन हो सकता है। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। सीपेज वेलोसिटी कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी। VS बराबर V अपॉन N, जहाँ N पोरोसिटी है, यानी 0 से 1 लाई करता है। ऑब्वियस सा क्वेश्चन है।
8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इन कॉम्पैक्शन टेस्ट एज द कॉम्पैक्शन एफर्ट इज इंक्रीज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। आपको अच्छे से पता है, ये फिगर ड्रा करते हैं, ओएमसी इधर जाता है, कॉम्पैक्टिव एफर्ट इधर जाता है। आप खुद ही यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ओएमसी बढ़ाएंगे तो कॉम्पैक्टिव एफर्ट घटेगा, और यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ा रहे हैं आप, यानी कि इधर से इधर जा रहे हैं तो ओएमसी घटेगा, तो ओएमसी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ये ओएमसी है एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे कॉम्पैक्टिव एफर्ट है वाई एक्सिस पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटरी रोलर इज बेस्ट मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन इन द केस ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 100% हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। आप वाइब्रेटरी रोलर को ध्यान में रखिए, कोहेशन लेस सॉइल, कोहेशन लेस सॉइल वाइब्रेटरी रोलर। अगर सीप फुट रोलर आता है तो याद रखिए कोहेसिव सॉइल। अगर न्यूमेटिक रोलर आता है तो याद रखिए कोहेसिव एंड नॉन कोहेसिव सॉइल। और अच्छे से याद रखना है तो न्यूमेटिक पी से शुरू होता है, ऐसे लिखा जाता है PNEUMATIC न्यूमेटिक, फिर सीप फुट रोलर यस से शुरू होता है, फिर वाइब्रेटरी। अल्फ़ाबेटिकली देखें तो PSV, पी पहले आता, फिर यस आता, फिर वी आता। तो पहले जो आएगा उसमें कोहेसिव नॉन कोहेसिव दोनों, फिर यस जो आएगा थोड़ा कोहेसिव, फिर वी जिसमें आएगा नॉन कोहेसिव। तो यहाँ पे नॉन कोहेसिव में जाएंगे तो सैंड पे आएंगे। मोस्ट सिल्टी सैंड होता नहीं, वेल ग्रेडेड ड्राई सैंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कॉम्पैक्शन इज बेस्ट मेथड फॉर कॉम्पैक्शन इन केस ऑफ वेल ग्रेडेड ड्राई सैंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल्स। ये फंक्शन होता है इफेक्टिव स्ट्रेस का, सीधा सीधा आंसर है ए पार्ट। कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल्स इज ए फंक्शन ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, फॉर सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल ए ट्राईएक्सियल टेस्ट यील्ड्स द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एट जीरो, द कंडक्टेड टेस्ट इज। इसमें दो स्टेजेज होती हैं, दोनों स्टेजेज में अगर एक्सपल्जन ऑफ पोर वाटर प्रेशर देखिए, पोर वाटर अगर देखिए तो अगर आप देखें एक्सपल्जन ऑफ पोर वाटर दोनों स्टेजेज में यूयू टेस्ट में नहीं होता है, और जिसमें होता है वो होता है सीडी टेस्ट, वो होता है सीडी टेस्ट। और सिर्फ एक स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में देखा जाए तो वो सीयू टेस्ट में, फर्स्ट स्टेज में सिर्फ एक्सपल्जन ऑफ पोर वाटर होता है, सेकंड में नहीं होता है। खैर ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है तो कंडक्टेंस टेस्ट जो होता है वो यूयू टेस्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी पार्ट होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द एप्रोप्रिएट फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन द अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ सॉफ्ट क्ले इज। तो वेन शियर टेस्ट का यूज किया जाता है सॉफ्ट क्ले के लिए। पलट के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेन शियर टेस्ट इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ क्ले, सॉफ्ट क्ले, स्टिफ क्ले, हार्ड क्ले। तो सॉफ्ट क्ले के लिए किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अर्थ प्रेशर कूलाम्स वेज थ्योरी एज्यूम्स दैट। कूलाम्स वेज थ्योरी के बहुत से एजम्पशन होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आपकी बैकफिल सॉइल है दैट शुड बी ड्राई, होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वाल है और बैकफिल सॉइल है उसके बीच में फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब वाल सरफेस रफ हो। तो कूलाम्स वेज थ्योरी के एजम्पशन में ये चीज़ आएगी, वाल सरफेस इज रफ। नॉन होमोजीनियस गलत हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर नहीं होता है, इंक्लाइंड होता है। चलिए, द वाल सरफेस इज रफ, करेक्ट ऑप्शन 13 का डी हो जाएगा। इसके बाद कोहेशन इन सॉइल। कोहेशन इन सॉइल, एक्टिव प्रेशर और पैसिव रेजिस्टेंस या पैसिव प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैथमेटिकली देख लेते हैं। पीए का अगर फार्मूला आप लिखें तो लिखेंगे आप के गामा जेड माइनस 2c रूट के ए। यहाँ पे सी कोहेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है पीए में। वहीं पीपी का फार्मूला लिखते हैं तो केपी गामा जेड प्लस 2c रूट के ए, केपी। तो यहाँ पे आप प्लस में आता है, पीपी में सी प्लस में आता है, यानी कि अगर इसको हटा देंगे तो पीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी। कोहेशन इन सॉइल देख रहे हैं, कोहेशन इन सॉइल क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और यहाँ पे 2c करके पीए की वैल्यू इफेक्टिवली घटा रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोहेशन इन सॉइल डिक्रीजेज एक्टिव प्रेशर एंड इंक्रीजेज पैसिव रेजिस्टेंस। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा, जो कि अभी मैथमेटिकली हमने क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन है, टू सर्कुलर फुटिंग्स ऑफ डायमीटर d1 एंड d2 आर रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सेम प्योरली कोहेसिव सॉइल। प्योरली कोहेसिव सॉइल में एन गामा की वैल्यू 0 हो जाती है, और उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो d1 और d2 का कोई रोल नहीं रहेगा, डायरेक्टली रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी 1 आ जाएगा। और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द कॉम्पैक्ट प्रेशर फॉर ए रिजिड फुटिंग रेस्टिंग ऑन क्ले एट द सेंटर ऑफ द एजेज आर रिस्पेक्टिवली। ध्यान से देखिए, हमने आपके सामने फिगर भी बना दिया है। फिगर को अगर आप देखें तो क्या होता है कि जब क्ले पर होता है तो इस तरीके का फिगर आता है, जिसमें
सेंटर पे मिनिमम रहता है, सेंटर पे मिनिमम रहता है और एजेज पे मैक्सिमम होता है। सिर्फ एक फिगर से आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस पे 4 क्वेश्चन बचते हैं। इसी क्वेश्चन को हटा के वो पूछ सकते थे रिजिड फुटिंग रेस्टिंग ऑन सैंड, अगर वो सैंड पे कर देते तो जस्ट अपोजिट हो जाता, मैक्सिमम एंड मिनिमम हो जाता, ठीक है। और इसी तरीके से आपका अपोजिट कर सकते हैं, रिजिड फुटिंग की जगह फ्लेक्सिबल फुटिंग कर सकते हैं। उसमें जहाँ पे जो चीज़ यहाँ क्ले के लिए आएगी वो चीज़ वहाँ सैंड के लिए आएगी। तो एक ही फिगर अगर आप याद रखते हैं तो उससे चारों चीज़ें याद रह जाती हैं आपको। फिलहाल यहाँ दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर लास्ट पार्ट होगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम एट द सेंटर एंड मैक्सिमम एट द एजेज। क्लियर है फिगर के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिना पूछे कोई भी एग्जाम में रहा नहीं जा सकता, तो इसलिए हमने जो भी संभावनाएं थी उस क्वेश्चन में चीज़ों के शामिल होने की उनको शामिल कर दिया है। देख लेते हैं। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन अकर्स व्हेन, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन अकर्स व्हेन, वेयर इज द क्वेश्चन, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, यस, अकर्स व्हेन एन अपवर्ड ड्रैग एग्जिस्ट इन द पाइल, नो द सराउंडिंग सॉइल सेटल्स मोर देन द पाइल, ये करेक्ट है। अब इसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड व्हेन द पाइल इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू ए फिल मटेरियल, फिल मटेरियल का मतलब बिल्कुल ताज़ा ताज़ा वहाँ पे फिलिंग की गई है। और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट में, एक्शन ऑफ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन द पाइल क्या काम करता है, तो रिड्यूस द अलाउबल लोड ऑन द पाइल, अलाउबल लोड को रिड्यूस कर देता है। इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन हमने यहाँ कंपाइल कर दिए हैं एक ही क्वेश्चन में। तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन को आप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हैं तो ये चीज़ें ईजिली ग्रेस्प कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज सैंपल फॉर ऑब्टेनिंग ए डिस्टर्ब सैंपल ऑफ द सॉइल इज स्प्लिट स्पून सैंपलर, स्प्लिट स्पून सैंपलर, ये सॉइल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉमनली यूज्ड सैंपल फॉर ऑब्टेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल ऑफ द सॉइल, स्प्लिट स्पून सैंपलर। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ग्रुप इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप क्या होती है। देखिए, क्ले के लिए लेस देन 100% होती है, सैंड के लिए मोर देन 100% होती है, तो मे बी लेस देन 100% और मोर देन 100%। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है, क्ले और सैंड को लेके लिया है, तो वो ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, अगर ये दिया है तो ये ऑप्शन क्लिक करेंगे। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अंतिम क्वेश्चन गेट के क्वेश्चंस के थ्रू है, इसके बाद एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। 20वां है, लाइक्लीहुड ऑफ जनरल शियर फेल्योर फॉर एन आइसोलेटेड फुटिंग इन सैंड डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग फुटिंग विड्थ, डिक्रीजिंग इंटरग्रेनुलर पैकिंग ऑफ द सैंड, इंक्रीजिंग फुटिंग विड्थ, डिक्रीजिंग सॉइल ग्रेन कंप्रेसिबिलिटी। जनरल शियर फेल्योर डेंस सैंड में होती है। अगर इंटरग्रेनुलर पैकिंग ऑफ द सैंड डिक्रीज करेगी तो वो डेंस सैंड नहीं होगी, वो लूज सैंड की तरफ चली जाएगी, और इस कंडीशन में जनरल शियर फेल्योर्स अकर करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डिक्रीजिंग इंटरग्रेनुलर पैकिंग ऑफ द सैंड। अब आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज ए स्टडी ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज ए स्टडी ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट। अगला क्वेश्चन है, इन लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट द ओएमसी ऑफ सॉइल डिक्रीजेज। अब देखिए, जो मैंने क्वेश्चन 20 कराए हैं उसमें ये चीज़ थी कि ओएमसी ऑफ सॉइल घटाएंगे तो कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन में कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ रही है। अब बात आ जाती है कोर्स ग्रेन्स इन द सॉइल के कंपेरिजन में। आप क्या जानते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल की जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज करती है अगर ओएमसी कम होता है। नॉर्मली मोर डेंसिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल रिलेटेड टू द लोअर ओएमसी। अब यहाँ पे ओएमसी डिक्रीज कर रही है तो जाहिर सी बात है इंक्रीज ऑफ कंपैक्शन एनर्जी एंड इंक्रीज ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल करेक्ट ऑप्शन में आएगा। बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें बहुत थे, लगभग 25 क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन में से मैंने 7 क्वेश्चन निकाले हैं। 18 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप या तो न्यूमेरिकली सॉल्व है, डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, जो कि मैं आपसे बोल चुका हूँ कि 12 से 3 आप बैठिए। मुझे लगता है 25 से 30 बच्चे फॉलो कर रहे होंगे। एमपीपीएससी में एक रैंक के लिए जो मैंने सजेशन दिया था कि 12 से 3 आप बैठ के टेक्निकल के फार्मूलाज लिखिए, इंप्लीमेंट करिए, क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने केवल कठिन क्वेश्चन शामिल किए हैं जो ऊपर वाले 20 क्वेश्चंस के तरीके से सॉल्व नहीं हो रहे हैं। फ्रॉम ए फ्लोनेट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन। फ्लोनेट में ये फार्मूला आपको पता है, Q = KH/NF/ND। अब इसके थ्रू आप देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन। रेट ऑफ फ्लो, पोर वाटर प्रेशर, एग्जिट ग्रेडियंट। एग्जिट ग्रेडियंट तो निकलती ही निकलती है, पोर वाटर प्रेशर भी निकलता है, रेट ऑफ फ्लो तो निकाल ही रहे हैं। परमिलिटी का ऐसा कोई केस नहीं आता है, तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा कि 3 चीज़ें आप निकाल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो, पोर वाटर प्रेशर और एग्जिट ग्रेडियंट। परमिलिटी इज नॉट इन द केस। इवन सीपेज फोर्स भी आप निकाल सकते हैं, बट परमिलिटी आप नहीं निकाल सकते। चलिए अगला क्वेश्चन, इन तेरजागीज बेरिंग कैपेसिटी एनालिसिस द सॉइल वेज इमीडिएटली बिलो द फुटिंग रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ। देखिए, सॉइल वेज बिल्कुल फुटिंग के नीचे जो होता है वो जोन 1 होता है। इसके अतिरिक्त जो चीज़ें होती हैं वो जोन 2 में होती हैं। इसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो जोन 3 में होती हैं। जोन 1 जो होता है ये
इलास्टिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होता है। जोन 2 जो होता है वो रेडियल शियर होता है और जोन 3 प्लास्टिक इक्विलिब्रियम होता है। आपसे जोन 1 से संबंधित पूछा गया तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, इलास्टिक इक्विलिब्रियम। अगर जोन 2 की बात करता तो रेडियल शियर होता और जोन 3 की बात करता तो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम होता। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इलास्टिक इक्विलिब्रियम होगा। पांचवा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेगेटिव फ्रिक्शन इन पाइल्स। नेगेटिव फ्रिक्शन से रिलेट करके और भी क्वेश्चन थे, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगा, जो आपकी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देगा कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का क्वेश्चन कोई गलत नहीं करना है। इट इज़ डेवलप्ड व्हेन द पाइल इज ड्राइवन थ्रू ए रिसेंटली डिपोजिटेड क्ले लेयर। वही बात आ गई, फिल मटेरियल या रिसेंटली डिपोजिटेड क्ले लेयर, तो करेक्ट ऑप्शन ए 1 तो हो ही गया। इट इज़ डेवलप्ड व्हेन द पाइल इज ड्राइवन थ्रू ए लेयर ऑफ डेंस सैंड। नो। इट इज़ डेवलप्ड ड्यू टू सडन ड्रा डाउन ऑफ द वाटर टेबल। यस। तो 1 and 3 करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। करेक्ट ऑप्शन विल बी सी पार्ट। अगला छठा क्वेश्चन है, द परमिसिबल सेटलमेंट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले, आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड, रैफ्ट ऑन क्ले, रैफ्ट ऑन सैंड। देखो आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले में 40 होता है, नहीं 65 होता है, और आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड में 40 होता है। रैफ्ट ऑन क्ले में आपका 65 से 100 होता है, और रैफ्ट ऑन सैंड में 40 से 65 mm होता है। ये सब mm में है। पूछा है परमिसिबल सेटलमेंट मैक्सिमम हो जाएगा रैफ्ट ऑन क्ले के केस में, जो कि साफ साफ दिख रहा है। 65 40, 65 to 100 एंड 40 to 65, दैट इज मेंशन्ड एज पर कोडल प्रोविजन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लाइम स्टेबलाइजेशन ऑफ क्लेई सॉइल जनरली लीड्स टू इंक्रीज इन पीएल होता है, यहाँ डिक्रीज लिखा है, इंक्रीज इन पीएल होता है तो ये गलत हो जाएगा, और डिक्रीज इन एलएल होता है तो लिक्विड लिमिट में डिक्रीज होता है, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद लाइम सिलिका से रिएक्ट करता है और सीमेंटिंग एक्शन के द्वारा जो है सिलिकेट आयन बनता है, तो उसमें जब सीमेंटिंग एक्शन होता है तो फ्लोकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स होता है, तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। ये क्वेश्चन जो हमने आपके सामने रखे, इससे आपका न केवल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बल्कि आपको ये पता चलेगा कि अदर देन न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना। ये 27 क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे कि ये वीडियो अभी एक बार आप देख लीजिए, जाते समय एक दिन पहले जब टेक्निकल पोर्शन रिवाइज करें तब देख लीजिए। हम बहुत ही मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें बोल देते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। और इसके अलावा इसकी पीडीएफ जब नेक्स्ट वीडियो में आए तो एक बार उस पीडीएफ को खोल के थोड़ा सा देख लीजिएगा। अल्टीमेटली मैटर यही करता है कि आप एग्जाम में जाकर ऑप्शन सही लगा पाते हैं या नहीं। दैट विल क्रिएट योर मार्क्स एंड दैट विल डिसाइड योर डेस्टिनी इन सिलेक्शन। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गिव योर सजेशंस, गिव योर क्यूरीज इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई if I will find your problem as a genuine. Thanks for watching.